सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। तो हमारी 4th यूनिट के रूप में आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में वो है हिंदी कवि आचार्यों का काव्य शास्त्रीय चिंतन, लक्षण काव्य परंपरा एवं कवि शिक्षा। तो इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे कि हिंदी आचार्यों ने काव्य के बारे में अपना क्या उद्बोधन दिया, उन्होंने क्या कहा है काव्य के लिए, किस प्रकार से उन्होंने काव्य का प्रारंभ किया। उनका काव्य शास्त्रीय चिंतन क्या था, उनकी लक्षण काव्य परंपरा क्या थी, या उन्होंने जो दिया है वो कवि शिक्षा के रूप में उन्होंने किसे अपनाया है। तो जो काव्य होता है वो रचनात्मक प्रतिभा का एक ऐसा सहज प्रभाव होता है जिसमें जीवन और जगत की रागात्मक अनुभूति समाहित हो। काव्य का कल्पना रंजित स्वरूप नया बनाता है, उसका स्वरूप नूतन व पुराने अर्थात अपने प्राचीन रूप में ही वह नित्य नवीन। काव्य में भाव जगत और वस्तु जगत का समन्वय रहता है। काव्य मनुष्य के भावों मनोविकारों को परिष्कृत कर उदात्त भूमि प्रदान करता है। काव्य का उद्देश्य अत्यंत व्यापक और गंभीर है, केवल मनोरंजन इसका प्रयोजन नहीं है। महाकाव्य में तो सर्वहित की भावना प्रधान होती है, अर्थात जड़ चेतन दोनों ही मंगल भावना सामान्य विद्यमान रहती है। काव्य कवि का कर्म माना गया और कवित्व आलोक सामान्य प्रतिभा संपन्न होता है। तो किसी भी पदार्थ में जब हम काव्य की अनुभूति की बात करते हैं तो जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसकी शब्द संपदा होती है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से विचार करेंगे। तो आचार्य शुक्ल के काव्य के स्वरूप संबंधी विचार में हिंदी आलोचना के भव्य भवन का शिलान्यास यद्यपि आचार्य शुक्ल से पूर्व ही हो चुका था, इसलिए इस भवन को सुदृढ़ और गगनचुंबी बनाने का जो कार्य शुक्ल जी ने किया है, उन्हें हिंदी आलोचना के क्षेत्र में युग प्रवर्तक के गौरव होने का प्राप्त है। उसे फिर हिंदी आलोचना एक छोटे से पौधे के रूप में थी, जिसे उन्होंने अपनी प्रतिभा विद्वता चिंतन के जल वायु प्रकाश द्वारा विशाल वृक्ष के रूप में परिणित किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि शुक्ल जी ने हिंदी समीक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वे नए युग के विधायक थे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल थोड़ा कंफ्यूजन है, एक मिनट इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ। हाँ, शुक्ल जी ने हिंदी समीक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वे एक नए युग के विधायक के रूप में थे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल खंडेलवाल का मत है कि आचार्य शुक्ल को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक और पूर्ण आलोचक होने का गौरव प्राप्त है। वे तात्विक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार के महत्व में संपन्न हिंदी के एक ऐसे दिग्गज आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्र अभ्यास और भारतीय व पाश्चात्य सारणियों को सुप्रतिष्ठित जीवन मूल्यों के आलोक में गुंफित किया है और समीक्षा को ऊंचा अर्थ व आशय प्रदान किया है। हिंदी साहित्य जो उन्होंने लिखा, देखिए उसके बारे में कितना लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार की भूमिका, जायशी ग्रंथावली की भूमिका, बुद्ध चरित्र की भूमिका। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सैद्धांतिक आलोचना में व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचना प्रस्तुत की। उनकी सैद्धांतिक आलोचना का स्वरूप जो था वो चिंतामणि भाग 2 के काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिरंजनावाद शीर्षक लेखों में मिलता है। उनके रस मीमांसा नामक ग्रंथ में उनका स्वरूप दिखाई देता है। उनकी आलोचना, उनकी सैद्धांतिक आलोचना उनके स्वरूप को प्रदर्शित करती है। शुक्ल जी ने आलोचना का मानदंड भारतीय रसवाद माना है। उनकी मान्यता में 3 प्रमुख बातें सम्मिलित है: नैतिकता, संयम, आदर्श और बल। प्राचीन आचार्यों का अनुकरण मान्य न होकर मौलिकता से युक्त होना। शुक्ल जी ने भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। भाव को वो प्रत्यक्ष बोध अनुभूति और व्यंग्य प्रवृत्ति का संश्लिष्ट रूप मानते हैं। विभाग को वे काव्य में मुख्य ठहराते हैं। विवाह पक्षी के व्यापक चित्रण के लिए कल्पना का संबल ग्रहण करना उचित समझते हैं। अनुभाव के अंतर्गत वे केवल आश्रय की चेष्टाएं लेते हैं। आलंबन की चेष्टाओं को भाव के अंतर्गत रखते हैं। जिन भावों को किसी पात्र में प्रकट होता देखकर दर्शक या श्रोता भी उसके जैसा अनुभव कर सकते हैं, शुक्ल जी ने ऐसे प्रधान भाव माना है।
शेष को उन्होंने सबको संचारी भाव माना है। तो जो रस दशा का अभिप्राय शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था से लिया है, व्यक्ति का लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचाना ही हृदय की मुक्त अवस्था कहलाती है। काव्य के संबंध में आचार्य शुक्ल की धारणा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मानव के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है। जगत के कुछ पदार्थों को देखकर रसानुभूति होती है, कविता को पढ़ने से भी होती है, अलग-अलग प्रकार से भी उन्नति होती है। तो ऐसी दशा में पाठक की स्थिति को 3 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। एक तो पाठक का हृदय मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाना, वह पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर काव्य के भाव में तन्मय हो जाता है। किसी अन्य वस्तु व्यापार की उसे अनुभूति नहीं रहती। तो साधारणीकरण के संबंध में शुक्ल जी का मत है, जब किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता, तो उनके बीच एक आलंबन हो जाता है। उसी प्रकार कोर्से जी ने कहा है कि अभिव्यंजनावाद का शुक्ल जी ने तीव्र विरोध किया। उसी प्रकार प्रकृति के चित्रण में उनका संबंध है, उनका विचार है कि प्राकृतिक दृश्य हमारे समक्ष आलंबन रूप में भी उपस्थित होते हैं और उद्दीपन रूप में भी होते हैं। शुक्ल जी ने काव्य भाषा की 4 विशेषताएं मानी। लाक्षणिकता, रूप व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग, नाद, सौष्ठव, रूप गुण बोधक शब्दों का प्रयोग। अलंकारों को वो कविता का साधन मानते ही हैं, साधन ही मानते उसे। छंद को वो विधान के रूप में लेते हैं, सौंदर्य के रूप में लेते हैं। व्यवहारिक आलोचना आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक मान्यताओं का निरूपण किया है। उन्हें वे व्यवहार में भी लाए, इसलिए उनकी सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना एकदम घुली-मिली रहती है। अब देखो उनकी जो हम आलोचना है वो 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो कवियों पे लिखी गई समीक्षा है, दूसरा लिखा उन्होंने काव्य धाराओं पे लिखी गई समीक्षा है। तो आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी, सूरजयशी आदि कवियों पर जो समीक्षाएँ प्रस्तुत की, उनसे हिंदी आलोचना की भित्ति सुदृढ़। तो तुलसी की समीक्षा करते हुए शुक्ल जी ने काव्य के अंतर्बाह पक्षों की दृष्टि से उनके काव्य का विवेचन किया। तुलसी भी भक्ति, पद्धति, धर्म, लोक मंगल, लोक नीति, ज्ञान, भक्ति, विवेचन आदि का निरूपण किया। इस प्रकार तुलसी की उन्होंने सर्वांगीण आलोचना प्रस्तुत की। द्विवेदी भौतिकता और आदर्श के गहन पक्षपाती होने के कारण शुक्ल जी को तुलसी सबसे प्रिय और तुलसी का रामचरितमानस सबसे प्रिय काव्य ग्रंथ प्रतीत हुआ। तो मानस के लोक के धर्म के आदर्श की ओर ले जाने वाला ये सबसे अच्छा ग्रंथ था। शुक्ल जी ने पूरी भावुकता और तन्मयता के साथ मानस की इस विशेषता को उजागर किया है कि लोकमंगल और आनंद का निरूपण करने वाले काव्य को 2 भागों में बाँटा जाए। लोकमंगल की साधना व्यवस्था को लेकर चलने वाले काव्य, लोकमंगल की सिद्ध अवस्था को लेकर चलने वाले काव्य। तो प्रथम वर्ग में जो आया वो तुलसी का काव्य रखते हैं और दूसरे में जो आया वो सूरदास जी के काव्य को स्थान देते हैं। इसमें गर्जन है, तर्जन है, विप्लव है, तेज है आदि नहीं है। अपितु एक मधुरमा है, कोमलता है, आदि से अंत तक व्याप्त है। यद्यपि शुक्ल जी एक उच्च कोटि के सहृदय समीक्षक और काव्य मर्मज्ञ थे, किंतु द्विवेदी की नैतिकता से प्रभावित होने के कारण उन्हें सूर्य की माधुर्यपूर्ण उक्तियों में वह सौंदर्य नहीं दिखा, जो तुलसी को लोक धर्म निरूपण में दिखाई दिया। फलस्वरूप वे सूर्य के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर हो गए। विस्तार की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इसमें हमने तो जायसी ग्रंथावली की सबसे बड़ी जो भूमिका है, वो क्या है कि एक जीवन परिचय या रचना के सामान्य गुण दोष निरूपित करके अपने आलोचक कर्म की तीसरी नहीं समझ ली गई है। इसी में इसको संपूर्ण स्वरूप प्रदान किया गया है। अपितु कवि की अंतः प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते हुए कृति का सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आचार्य जी का जो अध्ययन, दर्शन, सिद्धांत आदि अनेक दिशाओं में बहुत आगे बढ़ गया है, किंतु पद्मावत के काव्य सौंदर्य के संबंध में हम शुक्ल जी द्वारा स्थापित मान्यताओं में तनिक भी आगे नहीं बढ़ सके। इससे उनके विवेचन की पूर्णता प्रकट हो जाती है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद, रहस्यवाद आदि काव्य धाराओं पर भी अपनी समीक्षा प्रस्तुत की है। अनेक आलोचकों का कथन है कि इन्होंने इन काव्य धाराओं का खंडन किया, जो इसके प्रति यथोचित सहानुभूति नहीं दिखाई गई। परंतु वास्तव में उन्होंने इन काव्य धाराओं की हर बात को बुरा नहीं कहा।
जहाँ उन्हें अच्छाई दिखाई दी, वहाँ सराहना भी की गई। जहाँ छायावाद की लाक्षणिकता की, वहाँ प्रशंसा की गई। जहाँ उसके प्रति हठधर्मिता थी, वहाँ असहृदयता भी व्यक्त की गई। इस प्रकार शुक्ल जी ने जो भी कार्य किया है काव्य को लेकर, उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद, रहस्यवाद आदि काव्य धाराओं पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। अनेक आलोचकों का कथन है कि उन्होंने इन काव्य धाराओं का खंडन किया, इसके प्रति यथोचित सहानुभूति नहीं दिखाई। परंतु वास्तव में उन्होंने काव्य धाराओं की हर बात को बुरा नहीं कहा। जहाँ उन्हें अच्छाई दिखाई दी, वहाँ सराहना की गई। जहाँ उन्हें लगा कि गलत है, वहाँ उन्होंने उसकी लक्षणता दिखाई दी, वहाँ प्रशंसा भी की। तो आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति का जब मूल्यांकन करते हैं, तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा का एक सम्यक विवेचन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि उन्नतम कोटि के समीक्षक थे कौन? आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी ने, अगर हम डॉक्टर रामलाल सह के शब्दों में ये बात कहें, तो उन्होंने हिंदी समीक्षा का स्वतंत्र तथा नव्य दर्शन उपस्थित किया। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ की अगर हम यहाँ बात करें, तो उन्होंने कहा कि सबसे महत्व की बात यह है कि उन्होंने बहुत पढ़ा। जितना पढ़ा, उस पढ़े को उतना ही समझा और जितनी चीजें उन्हें समझी, उसको उन्होंने उतना ही पचाया है। जितना पढ़ा, बहुत पढ़ा और उस पढ़े को बहुत समझा और जितना समझा उतने को पचाया और जो पचाया उसे लिखा। तो शुक्ल जी की जो लिखने की जो कला थी, जो लेखनी चलती थी, उसमें कोई बात नहीं निकली जिस पर उन्होंने गहराई से विचार ना किया। उन्होंने हर बात पर गहराई से अपना विचार विमर्श किया। इस प्रकार शुक्ल जी ने जो भी कार्य किया, जो भी अपना वो लिखा है काव्य के ऊपर, बहुत ही हठधर्मिता के साथ लिखा, बहुत ही कहना चाहिए कि अपनी भावनाओं के साथ उन्होंने उसको लिखा है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में अनेक मौलिक उपभावनाएं लिखी। उन्होंने साहित्य के मानदंड का आधार मनोरंजन, चमत्कार के स्थान पर जीवन को बनाया। इसी आधार पर उन्होंने तुलसी के साहित्य की महत्ता भी प्रतिपादित की, क्योंकि वह जीवन व्यवस्था की प्रस्तुत करती है और लोक धर्म अपनी संपूर्णता के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया। शुक्ल जी ने आलोचना के लिए शक्ति और सौंदर्य का जो उच्च आदर्श खोज निकाला है, इसी के आधार पर सूर, तुलसी, जायसी आदि कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की गई। उन्होंने भारतीय रसवाद की गंभीर एवं व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए भारतीय समीक्षा शास्त्र का आदर्श बनाया। प्राचीन रसवादी धारणा को परिवर्तित और परिवर्धित कर उन्होंने उसे मौलिक रूप प्रदान किया। उन्होंने काव्य में रस के रस दशा के साथ साथ शील दशा की भी अवधारणा की। वह उनकी मौलिकता उद्भावना थी। उनके अनुसार इस दशा में पहुंचने पर हम काव्य की उस भूमि पर पहुंच जाते हैं जहां मनोविकार एवं क्षणिक रूप में दिखाई न देकर जीवन व्यापी रूप में दिखाई देते हैं। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के दार्शनिक आधार पर संपुष्ट बनाया। उन्होंने पाश्चात्य समीक्षकों की काव्य को कला मानने की धारणा का खंडन किया और उसे सत्यानुशीलन की साधना बताया। उनका कहना था कि कविता जीवन और जगत के मार्मिक पक्ष को मनुष्य के सामने इस प्रकार लाती है कि मनुष्य स्वार्थ के संकुचित घेरे से बाहर निकल भूमि के साथ एकाकार हो जाता है। आचार्य शुक्ल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अपने सिद्धांतों के संबंध में पूर्ण रूप से तटस्थ थे। साहित्य संबंधी जो सिद्धांत आदर्श उन्होंने एक बार निश्चित कर लिए, उनका उन्होंने कठोरता से पालन किया। चूंकि ये मान्यता उन्हें गहरा अध्ययन और सूक्ष्म चिंतन निर्धारित करने की थी, अतः वे स्वयं उनकी शक्ति क्षमता के बल पर व्यवहारिक एगोल बनाते रहे, आलोचनाएं प्रस्तुत करते रहे, फिर व्यवहारिक आलोचनाएं लिखते रहे। तो शुक्ल जी ने अपनी असाधारण सामर्थ्य के बल पर दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आचार्य शुक्ल की आलोचना शैली में कहीं भी रुद्धता नहीं थी। कारण यह था कि उनमें हृदय और बुद्धि का पूर्ण समन्वय था। किसी विषय की आलोचना करते समय भी उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया, तो हृदय को घराबोर कर दिया, सराबोर कर दिया। विषय का स्पष्ट विवेचन उनको एक अन्य विशेषता बतलाता है कि किसी कवि के जीवन परिचय का अभाव होने पर उन्होंने उनकी कृतियों द्वारा उसके स्वभाव, प्रकृति आदि की झलक प्राप्त। व्यवहारिक आलोचना के लिए उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे उच्चतर कवियों को चुना। उनकी संवेदना, काव्य भावना के बल पर उनकी समीक्षा प्रस्तुति को चुना।
मकड़े। उन्होंने अपने समीक्षा विषय सिद्धांतों का सफल प्रयोग किया। कहीं उनकी व्यक्तिगत रुचियां प्रकट हो गईं, तो उन्होंने कहीं पर मनोरंजन से लिप्त सारी अपनी व्यक्त की। परंतु अधिकांशतः वे तटस्थ ही रहे। तटस्थता आलोचक में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे कवि के रूप में हम बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। तो आलोचना के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है कि शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि समीक्षा के सब अंगों का समान रूप से विन्यास करते हैं। अन्य प्रांतीय भाषाओं के किसी अंग को लेकर शुक्ल जी की टक्कर लेने वाले तो उनसे विशेषता रखने वाले समीक्षक मिल सकते हैं, पर सब अंगों के समान विकास उनका सा कोई कर सके, मैं नहीं जानता कि जैसा वो लिखते थे उस प्रकार का कोई लिख सकते। वे आलोचक, समीक्षक मात्र नहीं थे, वे सच्चे अर्थ में साहित्य के एक आचार्य थे। शुक्ल जी ने यूरोप के साहित्य क्षेत्रों में जल्दी-जल्दी होने वाले बाद परिवर्तनों पर अपनी आस्था नहीं रखी। उन्होंने इसे बदलते फैशन जैसी चीज बताया। ना वे विभिन्न वादों की उलझन में पड़े, ना सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों की विचारधाराओं से जुड़े। परंतु इससे यह ना समझना चाहिए कि अपने युग के प्रति उनमें कोई जागरूकता न थी। उन्होंने जिस लोक कर्म के सिद्धांत का बार-बार उल्लेख किया, वह मध्यम वर्ग की उन आदर्शवादी धारणाओं से संयुक्त था, जो 20वीं सदी के प्रथम चरण की विशेषता को दर्शाता है। तो शुक्ल जी ने गंभीर समीक्षाएं प्रस्तुत की, यत्र तत्र हास्य व्यंग्य का भी जुट बनाए रखा। शुक्ल जी की जो लिखने का तरीका था, वो वाकई में बहुत ही शानदार था। बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शुक्ल जी ने प्राचीन इनकी समीक्षा नहीं की, नंद दुलारे वाजपेयी ने नवीन विकास साहित्य की समीक्षा की। समीक्षात्मक दृष्टिकोण वाजपेयी ने हिंदी आलोचना में अपने स्वच्छंद विचारों के साथ पदार्पण किया। एक कहावत है कि एक नई शराब पुरानी बोतल में ना भरनी चाहिए, वह फर जाती है। मतलब पुरानी बोतल में नई शराब नहीं भरना चाहिए कभी भी, टैग नहीं लगाना चाहिए। अभी जस्ट मैं फिर इस चीज को मुद्दा बनाती हूँ। मैंने देखा एक व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। अभी जस्ट अभी कुछ घंटों पहले की बात है, मैं पढ़ रही थी कहीं पर इस चीज को। तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, शराब पीता था। तो किसी ने कहा यार इनको एक काम करते, चर्च ले जाते, इनकी शुद्धि करा देते हैं। चर्च पे ले जाकर अगर हम इनकी शुद्धि कराएंगे तो इनकी जो शराब है वो छूट जाए। भाई परिवार वाले जो दो चार लोग थे उन्हें चर्च ले गए। पादरी साहब ने क्या किया, उन्हें एक मतलब जो उनका कन्फेसेस रूम होता है वहां रूम में ले गए। पहले उनसे कहा कि बिल्कुल आंख को बंद करो, आराम से बैठो। उनके ऊपर एक बाल्टी पानी डाला। पानी डालने के बाद उन्हें दूसरे कपड़े पहनाए, दूसरे और नए कपड़े पहनाए। और फिर उसके बाद कहा कि इस जल से जो तुम्हारी शुद्धि कर दी गई है, अब तुम शराब नहीं पियोगे दोबारा। तुम्हारा टैग बदल दिया गया है, तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा टैग भी बदल दिया गया है। तुम हिंदू से तुम्हें क्रिश्चियन धर्म में मिला के तुम्हारी शुद्धि करके तुम्हारा टैग बदल दिया गया, अब तुम शराब नहीं पियोगे। शराबी तो मनचले ही था ना, कोई दिक्कत नहीं। वो घर गया, उसने सबसे पहले खुद को नहाया घर जाके, फिर अपनी दारू की बोतल को जो उठाई, उसके ऊपर पानी डाला, वो बोतल पलटकर दूसरी दारू की बोतल में, मतलब अगर रम है तो उसे वोदका की बोतल में भरा। बोले अब तुम्हारी शुद्धि हो गई है, अब तुम मूल रूप में नहीं रह गए, अब मैं तुम्हें ग्रहण कर सकता हूँ। तो वो चीज वाजपेयी जी ने यहाँ कही कि नई शराब कभी भी पुरानी बोतल में नहीं भरना चाहिए, वो फिर जाती है। तो इसी प्रकार से काव्य की आलोचना ही पुरानी कसौटी पे ठीक ठीक ढंग से नहीं हो सकती। शुक्ल जी ने सूरदास जी, तुलसीदास जी, जायशी जी, सभी पर सर्वांगीण आलोचना करके हिंदी आलोचना को सुदृढ़ निमित्त प्रदान दिया। वो थे आनंद नंद दुलारे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ने जिन चीजों पर समीक्षा की वो क्या थी? हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद, कवि निराला जी, है ना, नया साहित्य, नए पृष्ठ। तो इस प्रकार छायावाद के प्रति आकर्षण, छायावाद काव्य ने वाजपेयी जी की समीक्षा दृष्टि से अपूर्ण माना है इसे। एक उद्धरण यदि एक और उनकी हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति का उद्घोतक है, आलोचना करते करते प्रतिपक्षी पर व्यंजक प्रश्नों की बौछार कर देने की प्रवृत्ति का परिचायक है, तो दूसरी ओर उनकी व्यक्तिगत आक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है वो निर्देशक है। परंतु आरंभिक रचनाओं के बाद उनकी लेखनी में संतुलन आता गया।
उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप करना छोड़ दिया। आधुनिक साहित्य तथा नए साहित्य प्रश्न में संकलित निबंधों में उन्होंने संतुलन इसको बना के रखा। आचार्य नागेंद्र जी देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी समीक्षा को नई उदार और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। वे भारतीय वाङ्मय से गुजरते हुए हिंदी क्षेत्र में पहुंचे। ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति का श्रीगणेश किया उन्होंने। यहाँ से उन्होंने अपने जो आलोचना करना प्रारंभ किया, वो ये था कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। सहज भाषा, सहज स्वरूपता का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। साहित्य कैसा होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करने वाला होना चाहिए। यथार्थवाद को कोरिलेटेड करने वाला होना चाहिए। यथार्थवाद या अन्य वादों की वो तुलना करने वाला होना चाहिए। उसकी समालोचना और अध्ययन करने वाला साहित्य लिखा जाना चाहिए। साहित्य में व्यक्ति और समाविष्टि दोनों पर काम होना चाहिए कि अगर व्यक्ति है तो वो किस प्रकार उसमें समाविष्ट हो सकता है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने भारतीय काव्य शास्त्र और आलोचना के क्षेत्र में ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे जो बौद्धिक प्रतिभा के साथ साथ सरसता एवं सरलता से युक्त थे। इस कवि सुलभ रसिकता और सृजन संवेदना के कारण इनकी आलोचना पद्धति में रसात्मक व्यंजना का स्पर्श हुआ। डॉक्टर नागेंद्र की पूरी उल्लेखनीय विशेषता है कि उन्होंने बहुत लिखा, महत्वपूर्ण लिखा, अच्छा लिखा। उनका जो क्षेत्र था वो काव्य लोचना का था, पर शास्त्रीय समीक्षा पर भी कम नहीं लिखा। छायावाद पर आपकी विशेष रुचि थी। डॉक्टर नागेंद्र स्वदेशी साहित्य के प्रति पूर्ण अनुराग रखते हुए पाश्चात्य चिंतन के प्रति किसी प्रकार की हेय दृष्टि नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी चेतना पर मनोविश्लेषणवाद था, उपयोगितावाद थी, प्रभाववाद था, क्लासिज्म था, समीकृत प्रभाव था। मतलब उनका जो कार्य था वो पूर्ण रूप से इसमें समाहित किया हुआ था। कामायनी का महाकाव्य का विवेचन यदि हम करें तो पश्चिमी दृष्टियों के समन्वय पर आधारित प्रस्तुत था। महाकाव्य के सभी लक्षणों से ये युक्त माना गया। उन्होंने वहां रस की स्थिति के बारे में बताया, साहित्य में आत्म अभिव्यक्ति के बारे में भी डिस्कशन किया उन्होंने वहां पर। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो साहित्य में जो विभिन्न राइटर थे, जो अलग-अलग प्रकार के लेखक कवि थे, उन्होंने साहित्य को एक अपूरणीय योगदान दिया। इस प्रकार हमने यहाँ हिंदी कवि आचार्य, उनका काव्य शास्त्रीय चिंतन, उनकी लक्षण परंपरा और कवि शिक्षा को समझा, जिसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य संबंधी स्वरूप विचारों को समझा, नागेंद्र जी के समीक्षा सिद्धांतों को समझा, नंदलाल वाजपेयी जी को समझा और अंत में इसके सारांश स्वरूप में इतना ही है कि जो काव्य शास्त्र है उसमें हर कवि ने अपनी तरफ से कुछ नया योगदान दिया है। धन्यवाद।